सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, वैसे तो पाकिस्तान में हर चीज़ की ही कमी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अगर हम ग़िज़ाई अजनास की बात कर लें, गंदम की बात कर लें, आटे की बात कर लें, तो इस वक्त पाकिस्तान में गंदम की इंतहाई किल्लत आने वाले वक्त में नज़र आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजूहात क्या है? क्योंकि कोई एक वजह तो नहीं है, इसकी वजूहात हैं। वो कौन कौन सी हैं? क्यों इतने बड़े जो है मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई? क्यों यहाँ पर ग़िज़ाई अजनास को उगाने में प्रॉब्लम आ रही है? हमारे पास क्या ज़मीन नहीं है? जबकि अगर हम अपने मुल्क को कंपेयर कर ले दूसरे ममालिक के साथ, तो रूस को कहते हैं कि रूस का अहाता बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मुल्क है रूस, और वहाँ पर जो है वो ज़राअत का भी बहुत बड़ा जो है वो एक सेटअप है। लेकिन उससे भी 21 गुना मुल्क जो है वो खित्ता अर्ज़ पर है, जिसको पाकिस्तान कहते हैं। और ये पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे आपाशी का निज़ाम भी रूस से 3 गुना बड़ा है। फिर उसके बाद क्या ऐसी वजूहात हुई कि यहाँ पर लोग रोटी को तरस गए? यहाँ लोग जो है वो रोटी खाने के लिए दिन रात मेहनत करने के बावजूद उनको आटा मुयस्सर नहीं। क्यों मुयस्सर नहीं? क्या सप्लाई और डिमांड में कमी कहाँ वाक़या हो रही है? जो हमारी डिमांड है उसके मुताबिक सप्लाई क्यों नहीं है? पाकिस्तान में आखिर गंदम का, ज़राअत का जो ये एक निज़ाम चल पड़ा है, जिसमें हमें ग़िज़ाई अजनास की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, ये क्यों है? ये सारे सवालात के जवाबात लेंगे। आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, और साथ में हमारे कोहिनूर टेलीविज़न की एक मौजूद शख्सियत भी हैं, एक अहम ओहदे पर फाइज हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इजाज़ डोगर साहब, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं जो कि गंदम के हवाले से तफसीली रिपोर्ट है और तैयार की है इजाज़ डोगर साहब ने। दुनिया के नक्शे पर मौजूद 195 ममालिक में से एक मुल्क ऐसा भी है जो रकबे के एतबार से रूस से 21 गुना छोटा है, मगर इसका आपाशी का निज़ाम रूस के मुकाबले में 3 गुना बड़ा है। बताया जाता है कि ग़िज़ाई अजनास की पैदावार के लिहाज से ये मुल्क अपनी मिसाल आप है। लेकिन नाकाबिले यकीन बात यह है कि भरपूर पैदावार के बावजूद इस मुल्क के लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। यहाँ बहरान खत्म होने में नहीं आते। ये अजीबो गरीब मुल्क कोई और नहीं, हम सबका अजीज वतन इस्लामी जुमहूरिया पाकिस्तान है। बचपन से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, लेकिन देखा जाए तो 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। आखिर मसला है क्या? किसी आसेब का साया है या फिर सब कुछ किसी ने लूट खाया है? आपने उर्दू की वो मशहूर कहावत तो सुनी होगी, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, या फिर आधा तीतर आधा बटेर। हर खित्ते, मुल्क और इलाके की फितरी इस्तेदाद होती है। दुनिया भर में कहीं कुदरती वसाइल को तरक्की का जीना बनाया गया, कहीं फितरी माहौल और आबो हवा से इस्तेफादा किया गया, तो कहीं अफरादी कुव्वत को अपनी ताकत बनाया गया। पाकिस्तान में रवा साल गंदम की पैदावार में इजाफे के बाद ये दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से गंदम बरामद करने वाला मुल्क बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ इस वक्त मुल्क में आटे की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है, और इसी कीमत में मुल्क के तकरीबन तमाम हिस्सों में 100 रुपए फी किलो और कुछ हिस्सों में 150 रुपए फी किलो तक पहुँच चुकी है। मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में 20 किलो आटे की थैले की कीमतों में भी यकसानियत नहीं। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 2450 से लेकर 2700 रुपए के दरमियान फरोख्त हो रहा है, जबकि फीमन गंदम 5100 रुपए तक फरोख्त हो रही है। सरकारी रेट का मार्केट में कोई अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। मार्केट में अमली तौर पर इस पर सरकारी आटे का कोई रेट नहीं है। इस पर लाहौर में नान बाई और तंदूर मालकान ने रोटी की कीमत में मनमानी इजाफा करके रोटी 20 और नान 30 रुपए में फरोख्त करना शुरू कर दिया है। शहरियों ने हुकूमत से आटे और रोटी की कीमत में कमी का मुतालबा करते हुए कहा कि अब रोटी भी गरीब आवाम की पहुँच से दूर होती जाए। पाकिस्तान में बचपन से ही सुनते आए हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। हम ये सुनते आए हैं, लेकिन जब देखने की बारी आई तो देखा ये कि यहाँ पर ज़रई अजनास की किल्लत है। हम अगर आलू है, टमाटर है, प्याज है, हमारी मुख्तलिफ सब्जियां हैं, मुख्तलिफ अजनास है, दालें हैं या गंदम है, तो वो बाहर से मंगा रहे हैं, हम खुद नहीं उगा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजूहात क्या है? बड़ी खूबसूरत बात जो है वो इस रिपोर्ट में बयान की गई कि किसी आसेब का साया है पाकिस्तान पे, या फिर सब कुछ लूट खाया है। तो सवाल यही पैदा होता है कि आखिर ये हालो अहवाल है क्या गंदम का? ज़राअत का महकमा जो इतना तरक्की कर रहा था, ज़राअत के महकमे ने जहाँ पर इतना जो है साइंटिफिकली वर्क किया और बाकायदा तौर पर हमने इस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए, फिर क्या ऐसी वजूहात हैं कि पाकिस्तान की मईशत में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि महकमा ज़राअत जो है वो अपनी कारकर्दगी उस तरह नहीं दिखा पा रहा? गंदम की पैदावार में इजाफा करने के जो भी मामला थे वो अब उस तरह नहीं है पाकिस्तान में जो आज से कई साल पहले हमें देखने में मिलते थे। इस पर बात करेंगे, तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन इजाज़ डोगर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा, ये जो गंदम के हवाले से आप देख रहे हैं सिचुएशन पाकिस्तान में, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि मईशत के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है, या आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरी कंट्री जो है वो इस चीज़ को जानती है। लेकिन अगर ज़राअत के हवाले से बात कर लें तो मईशत में ज़राअत का क्या किरदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। आज का ये जो मौजू है बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही हसास है जी। दिलचस्प इस वजह से है कि हम बिल्कुल रिपोर्ट में भी आपने देखा कि हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि पाकिस्तान जो है एक ज़रई मुल्क है और पाकिस्तान की मईशत का 70% जो है वो दारोमदार जो है ज़राअत के ऊपर है, जो कि मेरे ख्याल में अब बातों की हद तक 70% रह गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये तो एक दिलचस्प है और अफसोसनाक बात और बड़ी जो हसास सेंसिटिव जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान ज़रई मुल्क होने के बावजूद ज़रई अजनास की किल्लत यहाँ पे हो गई है। गंदम में खुद कफ़ील था, कभी हम बाहर जो है भेजते थे, अब बाहर से मंगवाते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गंदम उगाई नहीं जा सकती, गंदम हो नहीं रही, गंदम की पैदावार नहीं हुई, गंदम की पैदावार भी हो रही है, गंदम पे फोकस भी किया हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जो माफिया है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही हुकूमत। कोई भी हुकूमत आए, कोई चंद पिछली कोई एक दहाई से जो है ये ज़्यादा किल्लत जो है ये हो रही है, या 5-7 सालों में ये ज़्यादा अफ़गानिस्तान के रास्ते से ये बाहर गंदम जो है ब्लैक होती है, यहाँ से लेके जाते हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जिन्होंने पूछना है, बहुत सारे लोग अपने घर के खजाने भरने में, अपने बैंक बैलेंस बनाने में, अपनी प्रॉपर्टीज बनाने में वो लगे हुए हैं। वही कोई ना कोई एक अगर ऑफिसर आ जाता है, वो उसको रोकता है, तो नीचे से एक माफिया है, नीचे से लेके ऊपर तक, जो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इस पे बहुत सारी हुकूमत, जिस तरह मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो है पिछले दिनों उन्होंने भी काम किया, पिछली हुकूमत ने भी काम किया, लेकिन जो माफिया है वो स्ट्रॉन्ग नजर आता है। उस पर पूरे तरीके से गिरफ्त से जो हाथ डालना है वो नहीं डाल पा रही। अब जो पंजाब है जिसमें हम बैठे हुए हैं, देखिए पंजाब का इस मईशत के अंदर तकरीबन 60% हिस्सा है। पूरी पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो है 60% है। अगर मैं मुल्की मईशत की बात करूं, मुल्की खजाने की बात करूं, तो तकरीबन 24%, जो 70% हम सुनते आ रहे थे ना, इस वक्त यहाँ सुकड़ते 24% पे आ गया है। 24% जो है वो खजाने में सपोर्ट करती है मईशत। और यहाँ पे एक और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि ऐसी सिचुएशन में भी, ऐसे हालात में भी, जबकि ज़रई अजनास की कमी है, पाकिस्तान मईशी तौर पे तबाह हो रहा है, मईशत जो है वो उसकी तबाह हो रही है, इसके बावजूद भी अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 50% आबादी जो है वो किसी न किसी तरीके से उसका रोज़गार जो है ज़राअत से जुड़ा हुआ है। ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर 50% लोगों की किसी की ज़राअत से मुंसलिक है कि वो जो है ज़राअत कर रहा है, किसी की उसकी मशीनरी जो है उससे रेलिवेंट है, कोई उसके आगे किसी न किसी तंदूर मतलब तक ले ले, वो कोई ना कोई जो है जुड़ा हुआ है। जाहिर है कि अगर हम एक मुल्क पाकिस्तान, जो कि इतनी बड़ी तादाद में करोड़ों का लोगों का मुल्क है, इसमें अगर हम रोटी मुहैया करने में नाकाम हो रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान के लिए। और आने वाले वक्त में खबरें ये भी आ रही हैं कि गंदम की कमी वाक़या हो जाएगी, और अभी तो आटा जो है वो महंगा इन्होंने कर दिया है, 2700-2800 रुपए, और शायद आज आप बता रहे थे कि 3100 रुपए भी जो है वो 20 किलो आटा गवर्नमेंट ने कुछ 2440 या 2470 जो है 20 किलो का थैला जो है उसका उस रेट पर तो मिल ही नहीं रहा। लेकिन बाहर जो है आम जो है 2700 और 3100 तक पहुंच गया, मिल ही नहीं रहा। अभी गंदम का भी सीजन गया है, इसके बावजूद जो है वो नहीं मिल रहा। तो बाद में क्या हालात होंगे यहाँ पे, से कैसे निपट सकते? अच्छा, ये सिर्फ चेक एंड बैलेंस, इसके ऐसा नहीं है कि गंदम हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। गंदम जो है वो कसीर तादाद में है। चेक एंड बैलेंस रखें। इसका जो स्मगल करते हैं गंदम, उसको स्मगलिंग रोकनी होगी इसकी। और जो गोदामों में भरे हुए गोदाम है, लोगों ने जो स्टॉक कर लेते हैं, जो माफिया है जखीरा अंदोज, उनको जखीरा अंदोजी से रोकना होगा। ये अगर रोक लेते हैं, इस पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो देखें ना, बदकिस्मती की बात नबिया साहिबा ये है कि हम एक गंदम, हमारी 4 फसलें होती हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा जिस पे करते हैं, ठीक है, बाकी भी होती है ज्यादा। गंदम आपका उसमें कपास आ जाती है, उसमें उसके बाद आपका गन्ना आ जाता है, ये चावल आ जाते हैं। ये 4 फसलें आपकी मेजर है। और मेजर फसलों में जब ऐसा बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर ज़रई अजनास जो बाकी है उसमें क्या हालात होंगे, क्या चावल की पैदावार हो रही थी वो भी रुक गई। हमारे पास जो है वो गन्ने के हवाले से भी हमने पिछले प्रोग्राम किए, तो यहाँ चीनी के भी जो है वो उस तरीके से गन्ना नहीं उगाया जा रहा। हमारे
हमारे पास ज़मीन नहीं है। अगर लोग ये कहते हैं कि सैलाब जब आया है तो उस वक्त जो है वो बहुत सारी ज़मीन तबाह हो गई, जिसकी वजह से ज़रूरी ज़मीन से हमें हाथ धोना पड़ गया, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो ज़रूरी अजनास की कमी हो गई। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? अच्छा, बिल्कुल इत्तेफाक करने वाली बात भी है, लेकिन मैं इसको ऑन इस वजह से नहीं करूँगा कि गंदम की फसल जो है उसके बाद बोई गई है। और देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ उसमें कहा जा सकता है कि इससे हाथ धोना पड़ गया, लेकिन गवर्नमेंट ने उस वक्त देखें उसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी समाजी तंजीमें जो हैं उन्होंने जाके वहाँ पे काम किया, और वहाँ पे जो वो तो नहीं दे सके, जो उनके घर थे गांव के गांव जो है, देहात के देहात बह गए, जो है हज़ारों एकड़ रकबा जो है बह गया, वो तो नहीं कर बैठे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके आने से यहाँ से खुदा न खास्ता गंदम का बहरान शिद्दत अख्तियार कर देगा। गंदम कसीर तादाद में हुई है, लेकिन वही बात फिर यहाँ पे कि अगर उस पर चेक एंड बैलेंस रख लेते हैं, हमारे महकमा फूड जिस तरीके से अभी काम कर रहा है, इसके बावजूद जो है मुझे उन रास्तों का पता है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसे लोग अटैच हैं जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी भी निकालते हैं। बहुत सारे महकमा फूड के लोग मिले हुए हैं निचले सतह पे, हायर अथॉरिटीज जो है वो रोकना चाहती हैं, लेकिन वो निचली सतह पे ऐसे लोग हैं जो फूड डिपार्टमेंट के जो गंदम कहीं ना कहीं स्मगल करने में ले दे के मामला चला रहे हैं, वो ट्रकों की शक्ल में किसी न किसी तरीके से वो आगे भेज रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि एक पंजाब की गंदम है तो पंजाब में रोकी जाए, सिंध की है तो सिंध में रोकी जाए, बलोचिस्तान की है बलोचिस्तान में रोकी जाए, KPK की वहाँ पे रोकी जाए, और अफगानिस्तान या ईरान या इधर कहीं पे भेजी जाती है तो बिल्कुल उसको रोकना चाहिए। बॉर्डर्स पे सख्ती करें तो इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी सूरत नहीं है कि यहाँ मतलब ये मेरे सवाल का जवाब हो गया कि मुल्क में जो ये गंदम का बहरान है वो क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह आपने बताया कि इसे स्मगल किया जा रहा है। गंदम बिल्कुल ऐसी नहीं है, कसीर तादाद में हुई है। अगर ये इसका चेक एंड बैलेंस ठीक हो जाए, स्मगलिंग रोक ली जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोक ली जाए, तो बिल्कुल ये शिद्दत जो इख्तियार की हुई है, जो यहाँ मसनूई शिद्दत है, जो एक हरारकी पैदा की हुई है कि यहाँ पे पाकिस्तान में खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे ले, और जो आवाम है ये भी साथ दे गवर्नमेंट का कि जहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी देखते हैं, ये कोई हेल्पलाइन इनकी कोई ना कोई होगी डेफिनेटली, वहाँ पे बताएं, या ये जाके फूड के वहाँ महकमे में जाके वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करवाएं कि यहाँ पे जो है, या पोर्टल बना हुआ है CM और PM का पोर्टल बना हुआ है, वहाँ पे कंप्लेंट करें कि यहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ये बंदा जो है स्मगल करवा रहा है। तो आप जब इदारों का साथ देंगे तो इदारे भी देखेंगे, जो करप्ट लोग हैं वो खुद ब खुद छुपेंगे कि यार हर चीज़ तो आवाम के सामने हम कैसे छुपाएं। अलमिया ये है कि आप देखें, एक हम खुद कफील मुल्क हैं गंदम में, और आपकी रोटी जो है 20 रुपए मिल रही है, कई जगहों पे वो भी इससे भी ज्यादा मिल रही है। नान जो है 30-35 रुपए में मिल रहा है। देखें एक ऐसी बात है कि जो 2, 4, 5 रुपए में होनी चाहिए रोटी, और ऐसी ही होती थी, अब वो 20, 22-23 रुपए में मिल रही है, और वही 30-35 रुपए में नान मिल रहा है। तो ये अलमिया नहीं है तो और क्या है हमारे? वजूहात क्या है? वजूहात क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वजूहात क्या है। वजूहात ये है कि फिर वही बात आ जाती है, चेक एंड बैलेंस। एक वक्त होता था, फिर मैं तारीफ करने से आपके पंजाब में वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब थे, ये खुद जाके रातों को जो है छापे मारते थे। जब एक आपका हुक्मरान जो है ऐसा होगा कि मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारेगा बगैर इतला किए, बगैर प्रोटोकॉल के, तो महकमे खुद ब खुद जो है सीधे हो जाएंगे। उनको पता होगा कि हमारे करते हैं, अगर ये चेक एंड बैलेंस ठीक कर ले तो सारा सिस्टम ठीक हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा ही है। आपको लगता है कि उसके बाद जितने वज़ीरा आए, जो वज़ीर आला आए, उन्होंने उस तरीके से चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, पंजाब को जो है वो निगलेक्ट किया गया, जिसकी वजह से पंजाब में जो फसल होती है, जाहिर है कि अगर 70-60% जो है वो पंजाब से ज़रूरी ज़मीन हमारे पास मौजूद है, तो अगर हम यहाँ से उस ज़राअत को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए तो ही आज जो है वो हमारे पास जो है सप्लाई एंड डिमांड का मसला आ रहा है। अच्छा बताइएगा, 22 करोड़ का अवाम, शायद इससे भी ज़्यादा का ये मुल्क है, इतनी सारी अवाम को खिलाने के लिए गंदम भी उतनी ही मिकदार में चाहिए। आप कह रहे हैं कि गंदम इस वक्त जो है वो वाफर मिकदार में हमारे मुल्क में मौजूद है, तो ये क्या वेट क्या कर रहे हैं कि इस वक्त में इसको निकाला गया जब इसके रेट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं? ये खास तौर पे स्पेसिफिक कोई इनका कोई टारगेट होता है कि इन्होंने? देखिए 4,900 रुपया गवर्नमेंट ने रेट जो है इसका अनाउंस किया कि इतने में लिया जाएगा जी। अब देखें, सॉरी 3,900 रुपया जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। आप अभी कहीं भी ले लें, बाहर आपको 4,000, 4,500 में 5,100, 5,500, 6,000, 5,000 से ऊपर रेट चल रहा है एक मन का गंदम का। अब उसको कौन चेक करेगा? फिर महंगाई नहीं होगी तो और क्या होगा? जो खरीद रहा है 5,000 में, और यो एक वो चक्की वाला है वो खरीद के आटा जो है डेफिनेटली वो महंगा देगा। फिर आप कह रहे हैं कि फ्लोर मिल वाला जब ब्लैक में करेगा तो फिर वो 2,400 गवर्नमेंट रेट निकालती रहे, फिर वो 31 में तो वो थैला जाएगा 20 किलो का। रीजन ये है कि जब वो 5100 में खरीदेगा गंदम तो फिर महंगा देगा। इस पे चेक एंड बैलेंस किसने रखना है? गवर्नमेंट ने। अब साथ किसने देना है? आवाम ने। हमें भी बहसियत कौम
बहैसियत इंसान पाकिस्तानी होने के नाते हमारा भी कोई किरदार हक अदा बनता है। हम वो जो है ना वो चुप करके आंख बंद कर लेते हैं कि ठीक है जी मेरा मिलने वाला है, ये इधर वह हमें ये टारगेट करेगा। हमें बिल्कुल बताना चाहिए इदारों को कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे करप्शन हो रही है, इदारे में कर रहा है, यहाँ पे आम आदमी जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, यहाँ पे स्मगल किया जा रहा है। बिल्कुल करना चाहिए, फिर ये रोकेगा। सिर्फ सब कुछ हम इदारों और हुकूमत पे नहीं छोड़ देना चाहिए। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है पाकिस्तान होने के नाते जो है यहाँ पे हम भी कोई किरदार अदा करें। अच्छा, यानी ग़िज़ाई अजनास का महंगा होना पाकिस्तान में इस चीज़ का सबूत है कि लोग इसको ज़ख़ीरा कर लेते हैं। जी बिल्कुल, हम इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो हम यही कर रहे हैं ना कि ये इसी वजह से हो रहा है पाकिस्तान में, तो इसका हल क्या है? इसका हल देखें जी, अब बात फिर ये ना बढ़ जाए, क्योंकि आजकल जर्नलिस्ट को उठा भी रहे हैं, ये ना हो कि ऐसी बात हुकूमत के खिलाफ कर दी जाए तो कल पता चले मैं भी यहाँ पे नहीं हूँ। हुकूमत को डरा रहे हैं ना, डरा रहे हैं, खौफजदा कर रहे हैं कि बोले ना, पर जो है वो पर्दे डालते रहेंगे। ये नबिया साहबा खौफजदा कर रहे हैं ना कि बोला ना जाए। देखिए बात ये है कि कोई ना कोई जो आपके मिनिस्टर साहिबान आते हैं, ये ज़्यादातर देख लें इसमें इंडस्ट्री किनकी है, वो इनके रिश्तेदार हैं, ज़्यादातर सियासतदानों के हैं। जब उनके रिश्तेदार हैं वो प्रोटेक्शन देंगे तो कौन उनको हाथ डालेगा? आप 1000 दफ़ा कंप्लेंट कर लें, शिकायत कर लें, शिकायत का क्या असर होगा? उल्टा आपको शिकायत करने वाले को पकड़ के किसी न किसी पर्चे में अंदर कर देंगे तो दोबारा कोई जरूरत ही नहीं करता वो करने की। जब इस साफ और शफाफ निज़ाम नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होगा। सेकंड ये है डॉक्टर साहब कि जब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हम सीट खेलते रहेंगे ना कि मैंने कुर्सी पे बैठना है, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बदकिस्मती से आज पाकिस्तान मुआशी तौर पर तबाह हो गया, बदहाली का शिकार है। आपका रुपए की कीमत कहाँ गिर गई है, यहाँ पे मुआशत आपकी तबाह हो गई। वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं जी बिल्कुल कोई तैयार नहीं है। जो कहता है जी पिछले पे डाल देता है। हमने तो जो है वो पिछली हुकूमत पे सारा डाल दिया है, पिछली हुकूमत ने पिछली हुकूमत पे डाल दिया, उसने उससे पिछली हुकूमत पे, तो ये इसी तरह से सिनेरियोस चलते आ रहे हैं। कोई मानता ही नहीं कि मैं गलत हूँ। देखिए मैं जमहूरियत पे यकीन रखता हूँ, लेकिन मैं जमहूरियत पे यकीन रखने के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल इसके बरक्स कहानी है। अब इसकी सजा दे ले या जो मर्जी कर ले, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मैंने नाकसी अपनी सोच के मुताबिक जो देखा कि पाकिस्तान के अंदर जब भी तरक्की हुई वो एक डिक्टेटर के दौर में हुई, जिसको ये जमहूरी जमातें बड़ी जोर शोर से कहते हैं कि ऐसा हुआ। और वो भी यकीनन जो आज कल वाले हालात बन रहे हैं ना, ऐसी सिचुएशन पैदा की होगी सियासतदानों ने तो वो फौजी हुकूमत मार्शल लॉ लगा। सही बात है। ऐसी सिचुएशन देखें आज भी ग़िज़ाई किल्लत हो चुकी है मुल्क में, आगे जो है वो गायब है। डॉक्टर साहब बिलीव मी, मैंने ये देखा है लोगों के मुंह से सुनते हुए कि वो झोलियां उठा उठा के दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह करे मार्शल अल्लाह जाए इन सियासतदानों से, हम वो बेहतर है। आज जलसे जुलूस सड़कों पे जलाओ घिराओ, ये कौन सी सियासत है, ये कौन सी जमहूरियत है? ये देखें आपकी मैं अगर ये कहूँ कि आप फ़लस्तीन को देखें जिनकी फौज कमज़ोर है, आप बोस्निया में देखें फ़लस्तीन के अंदर जब दिल करता है इसराइल का आके घरों से निकाल के ख़वातीन की इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे सरेआम मस्जिदों में आपको इबादत करने देते हैं। आप अगर अलहदा रियासत पाकिस्तान है, यहाँ पे आज़ादी का सांस ले रहे हैं, ये अल्लाह के बाद एक पाक फौज है जिसकी वजह से ले रहे हैं। हर महकमे में हर जगह पे छोटी मोटी कमी कुताहियाँ होती हैं, फरिश्ते तो नहीं है पाक फौज वाले भी, लेकिन देखें पाक फौज एक ऐसा मुनज़्ज़म इदारा है कि पाक फौज की तारीफ आपका दुश्मन भी करता है। अगर पाक फौज के वहाँ पे देखें उनकी नसीबात को नुकसान पहुँचाना, ये पाकिस्तानी हो सकते हैं, ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले होते हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है, यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान की जड़ें खोखली करनी चाहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं कल दोस्त से बात कर रहा था कि श्रीलंका की बात करते हैं हम कि श्रीलंका जो है डिफॉल्ट कर गया। पाक वो कितना डॉलर हुआ था, 270 प्लस हुआ था, वो डिफॉल्ट कर गया। आपके 290 पे पहुंच गया। ये डिफॉल्ट क्यों नहीं हुआ? इस वजह से नहीं हुआ कि इसकी बुनियाद जो है कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक वो वहाद जब अल्लाह के नाम पे और उसके रसूल के नाम पे ये मुल्क बना है, तो एक यही वजह हो सकती है कि पाकिस्तान अभी तक बचा हुआ है। वरना इसके सियासतदान जो है वो सियासतदान और ये जो कुर्सी खेलने वाले ना, इन्होंने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करके रख दी। ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। देखिए लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, यहाँ पर आगे सब चीजों की किल्लत है। यहाँ दालें जो है वो इंतहाई महंगी हो चुकी है, रेट्स आसमानों से बातें कर रहे हैं, गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया पाकिस्तान में। और क्या देखना बाकी रह गया है? और उसके बावजूद अगर हुक्मरान जो है वो बैठकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहे कि जी सब ठीक है और सब अच्छा जा रहा है और सब ओके है, तो कैसे कह सकते हैं? इतना बड़ा झूठ जो है वो मीडिया पर आकर जो है वो कैसे बोल सकते हैं? एक सहाफी और उस सच बोलने की हमें जो है वो इजाजत नहीं है, ये क्या बात हुई? जब एक सहाफी सवाल करता है ना मिनिस्टर साहिबान से, तो वो यकीन कीजिए इतना बुरा तासर देते हैं और इतना बुरा बिहेव करते हैं उनके साथ, सहाफ़ियों के साथ, कि जो एक सच करता है। देखें हम भी कहीं ना कहीं गलत हैं
ہم جب آئینہ اصل دکھائیں, جب ہمارا کام جو ہے صحافت کرنا ہے, صحیفے سے لفظ نکل, جب ہم پیور صحافت کریں گے, ہم جرنلزم پیور کریں گے, جب ہم اصل حقائق جو ہے عوام کے سامنے رکھیں گے اور عوام کے مسائل جو ہے حکمرانوں تک بتائیں گے, صحیح آئینہ بنے گے نا, تو یہ لوگ ہم تک انگلی نہیں اٹھائیں گے. جب ہم بھی اپنے اندر کوئی نہ کوئی جھانکیں گے نا, چھاننا ماریں گے کہ ہم میں بھی کیا خامی ہے, تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے جرنلسٹ بھائی بہت سارے اس کے میں کہ کالی بھیڑوں کو باہر نکالے. تو اس میں اگر میں نبیہ صاحبہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ کب تک ایسا ہوگا, یہ تب تک ہوگا. بھوکی مر رہی ہے عوام یہاں پر, زرعی ملک ہے, یہ زرعی زمین ہمارے پاس ہے, معدنیات سے مالا مال یہ ملک ہے, یہاں پر کس چیز کی کمی ہے؟ پچھلے 5 سال اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے پاکستان, اس کے باوجود بھی جو ہے دنیا جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کسی طرح یہ معدنیات ہیرے جواہرات والا ملک جو ہے وہ ہمیں دے دیا جائے اور کسی طرح ہم اس پر قابض ہو جائیں. آپ دشمنوں کو موقع دے رہے ہیں آپس کی لڑائی میں. مجھے ایک آپ جگہ پر یہ بتا دیں کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کسی کو بھی کوئی پرواہ ہو, پاکستان کی معیشت اس ٹائم ڈوب رہی ہے, کسی بھی حکمران نے اس پر آ کر کوئی بات کی ہو, پاکستان میں جو ہے وہ گندم کی قلت ہے, اس پر کوئی پریس کانفرنس ہوئی ہو, کوئی بات جو ہے وہ اس پر کی گئی ہو کہ ہمارے ملک میں لوگ جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں, آٹا یہاں 3100 روپے پہ 20 کلو جو ہے وہ بک رہا ہے, کس حکمران کو جو ہے وہ تکلیف ہے؟ آ کر صرف ایک دوسرے پر جو ہے وہ لان تان کرتے ہیں, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, ہم اس کے ساتھ یہ کر دیں گے, ہم اس کے ساتھ وہ کر دیں گے. تمام تقاریر جو ہے وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں, ایک دوسرے سے جو ہے وہ صرف ان کو تکلیف ہے. اگر ایسے چلنا تھا پاکستان اور ایسے چلے گا پاکستان تو یہ تو آگے جا کر جو ہے وہ عوام کیا کرے گی؟ بھوکے مریں گے لوگ, خودکشیاں کرنے پہ تو آ گئے ہیں, اب مزید کیا دیکھنا باقی ہے؟ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بات کی, آپ کے اندر کے جذبات تھے یہ پیور عوام کے لیے جو ایک جرنلسٹ کو ہونے چاہیے, ایک صحافی کو ہونے چاہیے, وہی آپ کے اندر کی وہ تکلیف جو ہے, یہ بات ٹھیک ہے. اچھا لفظ آپ نے بولا کہ گندم کی قلت, اچھا میں پھر کہوں گا کہ گندم کی قلت نہیں ہے, یہ مصنوعی قلت ہے. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ مصنوعی قلت ہے, یہ مصنوعی قلت ہے, اس کو ختم کرنا ہوگا مصنوعی قلت کو. باقی رہے گی آٹے کی بات, تو جب میں نے پہلے عرض کیا کہ جب ایک چیز 3900 ریٹ نکالتی ہے حکومت, جب وہی چیز 5100 5200 5500 میں ایک فلور مل والا لے گا تو وہ پھر 3100 میں 20 کلو کا تھیلا ملے گا, وہ پھر 2470 میں نہیں ملے گا. حکومت دیتی رہے ریٹ جو مرضی, وہ بلیک میں جائے گا. پھر جب وہ پرچیز مہنگی کرے گا تو وہ ظاہر ہے سیل بھی اسی میں کرے گا. اب آٹا اور اس کو شدت دیکھیں, بات ایک ٹھیک ہے کہ اگر اس پہ گورنمنٹ نے دھیان نہ دیا, یہ سیٹ جلد سے یہ جلوس ایک دوسرے کے اوپر پرچے کھیلتے نہ رہے تو یقین کیجئے یہ شدت اختیار کر جائے گا. آپ پچھلے یہ 6 ماہ پہلے کے دیکھ لیں, رمضان کی بات دیکھ لیں, لوگ ٹرکوں کے پیچھے وہ بزرگ آدمی پیسے پکڑ کے ہاتھ میں کھڑے ہوئے تھے, وہیں پہ کئیوں کی جان چلی گئی, کئی جو ہے وہاں پہ بے ہوش ہو گئے, کئی صبح سے لائن میں لگتے تھے, پورا دن وہاں پہ کھڑے ہو کے, اور شام کو 5 بجے کہا جاتا جی کل آ جائیں. یقین کیجیے اس وقت دل کرتا تھا کہ اپنے آپ کو کچھ کر لیں یا ان حکمرانوں کا گلا پکڑ لیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. لیکن افسوس کہ ان کو سوائے ایک دوسرے کے اوپر الزامات کرنے کے, ٹھیک ہے یار آپ ڈیلیور کریں نا, آپ ڈیلیور کریں, ووٹ لیں, آپ ایک دوسرے پر الزامات کیوں لگاتے ہیں؟ اسے آپ اپنی کارکردگی سے مارے نا. آپ جو ہے وہ اس طرح سے اگر ایک دوسرے پہ لان تان شروع کر دیں گے تو پھر آپ کا اپنا کریکٹر بھی تو عیاں ہو جائے گا. دیکھیں نبیہ, میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو عیاں کرنا چاہتا ہوں کہ جب حکومت, جب ہم کہتے ہیں نا غلامی کا دور تھا ہمارا, جب برطانیہ یہاں پہ بر صغیر میں آ کے حکومت کی, تو بر صغیر کے اندر پاک و ہند کی میں بات کر لیتا ہوں, یہاں پہ ریلوے کا ٹریک جو ہے وہ اس دور میں بچھا جو آج تک بھی ہے, جو انہوں نے بہت سارا ضائع کر دیا, سب سے بہترین سسٹم اس طرح بتایا. اگر آپ ہمارا ٹاپک چونکہ آج زراعت ہے, جی زراعت ہے, زراعت کے اوپر بات کروں تو پاکستان کے اندر دنیا کا بہترین نہری نظام ہے جس کو انہوں نے آگے نہیں بڑھایا. ان کو چاہیے تھا کہ اس میں جو بنجر, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی لاکھوں ایکڑ رقبہ جو ہے بنجر پڑا ہوا ہے, بالکل ایسے, یہ وہاں پہ اس کو آباد کر لیں تو آپ کے یہاں پہ جو بے روزگاری ہے یہ خاتمہ ہو سکتا ہے اس کا, آپ کا ملک ہر زرعی اجناس میں خود کفیل ہو سکتا ہے. لیکن یہ وہاں پہ دھیان ہی نہیں دیتے, یہ پیسے جو ادھر لگا دیتے ہیں ادھر لگاتے ہیں, قرضہ لیے جا رہے ہیں. یہ زراعت پہ لگائیں, جو آٹا اتنا مہنگا ہو رہا ہے, جو گندم ہو رہی ہے, یہاں پہ یقین کیجئے اس طرف توجہ نہیں دے رہے. دوسرے نمبر پہ یہ مہنگائی کیوں ہے, یہ اجناس کیوں مہنگی ہو رہی ہیں؟ آپ نے کبھی یہ غور کیا؟ اس پہ بھی کریں. آپ حکمرانوں کو جھنجھوڑے پتہ ہے ان کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ بجلی کا یونٹ کیا مہنگا کر دیا ہے,
انہوں نے ڈیزل کا کیا ریٹ کر دیا ہے. جو جن کے پاس وہ پانی نہیں ہے, نہری پانی نہیں ہے جن کے پاس, وہ ٹیوب ویل چلاتے ہیں, وہ یا ان کے پاس ایک سسٹم ہے بجلی سے چلانا انہوں نے, صحیح کہہ رہے ہیں, یا دوسرا ان کے پاس ہے ٹیوب ویل چلانا ہے جس میں ڈیزل ڈالنا ہے. جب آپ 250-300 روپے وہ پر لیٹر جو ہے ڈیزل کریں گے, جب بجلی کا یونٹ ہر روز آج 7 روپے بڑھ گیا جی, آج 5 روپے بڑھ گیا جی, آج 11 روپے بڑھ گیا, جب وہ بڑھاتے جائیں گے تو پھر جب وہ کی چیزیں کیسے نہیں مہنگی ہوں گی. یہ دیکھیں آپ کے بالکل سرحد پار جو ہے انڈیا جو ہے, وہاں پہ اتنی سبسڈی دی جا رہی ہے, بجلی جو ہے فری دی جا رہی ہے ان کو, ٹھیک ہے. جب وہاں پہ جو چیزیں مہنگی, جو انڈسٹری ہے وہاں پہ زرعی مشینری ہے, وہ اس پہ اتنی سبسڈی دی جا رہی ہے کہ آپ زراعت کریں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا پنجاب جو ہے دنیا کا, جو انڈیا نے ٹیگ لگایا ابھی پچھلے دنوں, آپ کے جو ایکسپورٹرز ہیں انہوں نے بڑا کام کیا اس پہ اوپر, آپ کا رائس باسمتی چاول دنیا کا سب سے بہترین چاول, دنیا کا, صرف یہ نہیں کہ اس بر اعظم کا, پوری دنیا کا سب سے بہترین جو چاول ہے پاکستان پنجاب کے اندر ہوتا ہے. شیخو پورہ, یہ نارنگ منڈی, گجرانوالا, یہ بیلٹ جو ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے بہترین چاول ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو سنبھال نہیں پائے. اسی طرح گندم جو ہے, وہ گندم جو ہے بہترین گندم آپ کے پاکستان میں ہوتی ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا دھیان نہیں ادھر. ہمیں چاہیے, گورنمنٹ دیتی رہتی ہے چھوٹے موٹے جو ہے ان کو سبسڈی دیتی رہتی ہے, لیکن اس سے وہ ناکافی ہے. ان کو چھوٹے ذمہ دار کو آپ بڑھائیں, جو غیر وہ کاشت کا رقبہ پڑا ہوا ہے, جو بنجر رقبہ ہے, اس کو آباد کریں. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے, جو حکومت آتی ہے وہ آپ کا وہ پتہ نا گرے ایریا اور گرین بیلٹ, اس کو ختم کر کے وہ گرے ایریا اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں. ساری زرعی زمین ختم کر کے تو یہاں غیر قانونی سوسائٹیز بنا دی گئی ہیں. ان سوسائٹیز کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری زراعت کی زمین جو ہے وہ کم پڑ گئی ہے. اب عوام بڑھتی جا رہی ہے اور زراعت کی زمین کم پڑتی جا رہی ہے. اگر یہ غیر قانونی سوسائٹیز جو ہے وہ بنتی اسی طریقے سے چلی گئی تو آگے جا کے زراعت کا جو تھوڑا بہت بھی معاملات, ہمارے پاس جو زمین بچی ہے وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے جائے گی. دیکھیں جی, یہاں پہ یہ سوچنے کا وقت ہے حکمرانوں کے لیے, اگر عوام کے لیے بھی. سوسائٹی کے ایک فرد واحد, ایک مالک کو فائدہ ہوتا ہے, جو خریدنے والا ہے, خریدار ہے, وہاں پہ کیا ہوتا ہے, پلاٹ لے لیتا ہے, بس ختم ہوگی. نہ وہ اس میں آگے ٹریڈ کر سکتا ہے, وہ جب فصل بوئے گا اس کی ٹریڈنگ کر سکتا ہے, اس کو آگے جو ہے امپورٹ کر سکتا ہے, اس کو پاکستان کے اندر دے سکتا ہے, وہ پیسہ کما سکتا ہے. پیسے کی ریل پیل ہوگی, پاکستان جو ہے بحرانوں سے نکل سکتا ہے. کچھ کام عوام کی بھلائی کے, ان کے کھانے کے لیے بھی تو کرنا چاہیے نا. بالکل جی, کھانے کے لیے نہیں, صرف نبیہ صاحبہ کھانے کے لیے نہیں. میں نے عرض کیا, آپ سروے کر لیں, آپ کا 50% پاکستانی جو ہے اس کا سسٹم ہی زراعت کے ساتھ چل رہا ہے. جب زراعت کا سسٹم بڑھائیں گے تو آپ کی اس کی ریشو بڑھ جائے گی. اب میں ایک محتاط اندازہ, ایک رفلی آئیڈیا کے مطابق 19 کروڑ 47 لاکھ کو سم تھنگ ایکڑ رقبہ ہے جو زرعی رقبہ ہے اس وقت. اس میں کوئی تقریباً 1.5-2 کروڑ کے لگ بھگ رقبہ جو اس پہ جنگل ہے, باقی جو ہے اس پہ زراعت ہے. اب اس کے اگینسٹ آپ جب بات کریں تو اتنے ہی کروڑوں ایکڑ رقبہ جو ہے, میں لاکھوں نہیں کروڑوں ایکڑ رقبہ جو ہے غیر آباد پڑا ہوا ہے, بنجر پڑا ہوا ہے, جس پہ یہ جب اس پہ نظام, نہری نظام بہتر کریں, وہاں پہ پانی دیں, وہاں پہ اس کو آباد کریں, تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کیسے خود کفیل ہوتا ہے. یہ تو کرتے ہیں, کبھی یہ کر لیں جی, ہم یقین کیجئے کہ آپ پوری دنیا کو وزٹ کر لیں, اللہ پاک نے یہ خطہ جو دیا ہے پاکستان کا, یہ جنت سے کم نہیں ٹکرا. یہاں پہ سر جی, یہاں پہ آپ کے پاس زرعی اجناس, یہاں پہ 4 موسم, یہاں پہ تیل, یہاں پہ گیس, یہاں پہ ہیرے جواہرات, یہاں پہ تمام چیزیں, آپ کے پہاڑ جو ہے سونا اگا رہے ہیں, ہر چیز, سب کچھ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ نمک آپ کا دنیا کا بہترین نمک ہے. کھیوڑا کی کان جو ہے یہ دنیا کا بہترین نمک ہے. دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. پھر دیکھیں, یہ ہماری بات قسمتی نہیں ہے کہ ہر چیز اپنی مثال, ہر چیز کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کیا ہے. ہم نے زرعی زمینوں کو تباہ و برباد کیا ہے, کیونکہ ہماری حکومتوں کو لڑنے کے علاوہ اگر فرصت ملے تو وہ جو زراعت کی طرف دھیان دے, یا عوام کو کھلانے کا جو ہے وہ سوچے. یہاں تو صرف ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنا اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دشمنیاں نکالنا جو ہے وہ مر رہے ہیں لوگ, بھوک سے مر رہے ہیں لوگ یہاں پہ بھوک سے. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ دیکھیں پوری دنیا میں یہاں صحافیوں کو پکڑ کے جو ہے وہ صحافیوں کو, مخالفوں کو پکڑ کے جیلوں میں پھینکا جا رہا ہے. نبیہ صاحب میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ کون سا دنیا میں ملک ہے جہاں پہ احتجاج نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے, جتنے جمہوری ملک ہیں وہاں پہ ہوتا ہے, لیکن پرامن احتجاج ہوتا ہے. یہ کون سا احتجاج ہے کہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچا دے, نجی املاک کو نقصان پہنچا دے, لوگوں کے پلازے جلا دے, لوگوں کی گاڑیاں گھر توڑ دے, یہ کون سا احتجاج ہے؟ پہلے ہی ملک جو ہے معیشت کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا نیچے آ چکا ہے, جو چند ایک چیزیں ہمارے پاس رہ گئی ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں سے جلا رہے ہیں, اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ تماشا دیکھ رہے ہیں اور کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم پر جو ہے وہ بڑی چیزیں ہمیں اور بڑی باتیں سننے کو مل رہی ہیں. پڑوسی ملک کے جو ہے وہ ٹی وی چینلز کس طرح ہم پر ہنس رہے ہیں.
وہ باقاعدہ طور پہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس گندم کا کوٹا جو ہے وہ کتنا رہ گیا اور آنے والے وقت میں ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ گندم کی قلت ہو جائے گی. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے جاز روگر صاحب کہ ہمارے پاس گندم کی قلت نہیں ہے, گندم ذخیرہ ہو چکی ہے, اور یہ جس طرح سمگل کی جا رہی ہے یہ بھی دشمنوں کی سازش ہے. اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں ہمارے حکمرانوں کو چین آ جائے, سکون آ جائے, کسی طریقے سے ایک دوسرے کی لڑائی سے ان کو جو ہے وہ فرصت مل جائے کہ یہ گندم پر بھی جو ہے وہ توجہ دے لیں, گنے پہ توجہ دے لیں, ہمارے جو چاول بہترین ترین نقطہ تھا یہاں پر ہماری زرعی زمین زرعی اجناس پر کچھ توجہ دے لے کہ ہمارے ملک پاکستان کا غریب آدمی جو ہے وہ کل کو بھوک سے نہ مرے, کیونکہ اب آنے والے وقت میں سچویشن ایسی نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ اعجاز روگر صاحب آپ کا. ناظرین اس وقت میں بریک لوں گی, بریک کے فوری بعد واپس ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ مختلف محکموں کی کارکردگی اور بے ضابطگیاں جو ہے وہ دکھاتے ہیں, تو اس وقت جو ہے وہ ایک اور خاص اور بڑا محکمہ جہاں کی بے ضابطگی کے حوالے سے بات کریں گے, واسا کے حوالے سے. میرے ساتھ رہیے گا اور اگلا پروگرام کا حصہ مس مت کیجیے گا.